बच्चों, विषय पावर सिस्टम थर्ड के अंतर्गत कल हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ा था। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट यानी शक्ति गुणांक में सुधार। तो हमने देखा था कि कोई भी ऐसी युक्ति लगाई जाए इंडक्टिव लोड के पैरेलल में, जो प्रेरण लोड भार है उसके समानांतर क्रम में कोई ऐसी युक्ति लगाई जाए जिसका पावर फैक्टर लीडिंग हो, तो उससे शक्ति गुणांक में सुधार हो जाता है। मोटे तौर पे मैंने आपको यही बताया था कि स्टैटिक कैपेसिटर्स का ही यूज़ होता है, जो संधारित्र हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ जगह पे सिंक्रोनस कंडेंसर्स यानी सिंक्रोनस मोटर्स जो होती हैं ओवर एक्साइटेड पोजीशन में, उनका भी प्रयोग किया जाता है। कुछ जगह पे फेज़ एडवांसर्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश जगह पर स्टैटिक कैपेसिटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। इनका किस प्रकार से संयोजन होता है वो हम आगे देखेंगे। अब पावर फैक्टर जब हम इम्प्रूव करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जो एडवांटेजेस हैं इम्प्रूव पावर फैक्टर के या पावर फैक्टर में सुधार करने से क्या क्या लाभ होते हैं, हम उनको एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो भार धारा का मान कम हो जाता है, लोड करंट जो है वो कम हो जाएगी। इससे बहुत सारे लाभ होंगे। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि जो भार धारा है, लोड करंट है, उसका मान ही कम हो जाएगा। जिस रेटिंग के लिए मशीन बनी है, जो कंडक्टर उसमें लगा हुआ है, उसमें यदि लोड करंट कम फ्लो होगी तो मशीन के जलने की संभावना भी नहीं रहेगी, उसमें लॉसेस भी कम होंगे, उसमें हीटिंग भी कम होगी, बहुत सारे लाभ उसमें होते हैं। तो सबसे पहला और प्रमुख लाभ जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का है, शक्ति गुणांक के सुधार का है, वो ये है कि भार धारा लोड करंट में कमी हो जाती है। दूसरा, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है और लोड तक ज़्यादा वोल्टेज पहुंचता है। जो रास्ते में जो वोल्टेज ड्रॉप होना है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है I × Z, यानी I तो इसमें बहने वाली धारा है और Z इसका इम्पीडेंस है। तो जब I का मान ही कम हो गया तो I × Z का मान भी कम हो जाता है। तो इसके कारण विभव पात में कमी आती है, और जब वोल्टेज ड्रॉप में जब कमी आएगी तो विभव जो लोड तक पहुंचेगा उसका मान बढ़ जाता है। उसके फलस्वरूप मशीन की या इक्विपमेंट्स की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार होता है, उनके ऑपरेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो जो लोड है, लोड तक जब पूरा वोल्टेज पहुंचेगा या बहुत ही कम वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो उससे लाभ होता है। तीसरा इसमें जो लाभ होता है वो ये है कि भार हानियाँ कम होती हैं। हमने पढ़ा है कि भार हानियाँ होती हैं I²R। तो I का मान ही कम हो गया, जैसे मान लीजिए I का मान अगर आधा रह गया तो भार हानियाँ 1/4 रह जाएंगी। I² है, तो अगर हम लोड करंट का मान कम कर दें किसी भी तरीके से, जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से कम हो रहा है, तो उससे भार हानियाँ कम हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो लाइन हानियाँ हैं, जो लाइन के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं, वो लाइन हानियाँ भी कम हो जाती हैं। अगला लाभ है जो मशीन्स लगी हुई हैं, सामान्यतया इलेक्ट्रिकल सर्किट में अल्टरनेटर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उसके बाद जो सप्लाई है वो मोटर या घरों तक पहुंचती है। तो उससे अल्टीमेटली केवीए रेटिंग कम हो जाएगी, उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी। यानी अगर हम पावर फैक्टर में सुधार कर देंगे तो उसी लोड के लिए कम केवीए से काम चल सकता है, क्योंकि लोड अगर उतना का उतना ही है तो उसमें अब पहले की तुलना में कब केवीए रेटिंग कम करने से
काम हो जाएगा। अगला लाभ है कि जो अक्रियाशील शक्ति है, जो निष्क्रिय शक्ति है, जो केवीआर होती है, यानी केवीए रिएक्टिव इसको हिंदी में अक्रियाशील शक्ति या निष्क्रिय शक्ति कहते हैं, इसका मान भी कम हो जाता है। और इसका मान कम होना सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। सिस्टम में जो बहुत सारी समस्याएं जो रिएक्टिव पावर के बढ़ने के कारण आती हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान आसानी से पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते ही हो जाता है। तो अक्रियाशील शक्ति का मान भी कम होने लगता है, क्योंकि पावर फैक्टर हमने इम्प्रूव किया तो VI cos फाई का मान बढ़ गया, तो उससे VI sin फाई का मान अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो टोटल पावर है, अपरेंट पावर जिसको कहते हैं, वो तो V × I होती है। उपभोक्ता की जो KVA डिमांड है वो उसमें कमी आती है। ख़ास तौर से जो बड़े उपभोक्ता हैं जिनको लोड का कनेक्शन उनकी जो डिमांड KVA के हिसाब से ही दिया जाता है, तो अगर उनको अपने KVA को कंट्रोल करना है, जो मैक्सिमम डिमांड उनकी होती है, उस मैक्सिमम डिमांड को कंट्रोल करना है, तो इसका बहुत लोड शेडिंग से भी पहले बहुत ही आसान उपाय है कि वो अपना पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें। पावर फैक्टर को अगर वो इम्प्रूव करेंगे तो उनकी KVA डिमांड कम हो जाएगी। तो फलतः उनकी जो मैक्सिमम डिमांड जिससे मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाने से जो पेनल्टीज़ वगैरह लगती हैं, वो पेनल्टीज़ उनके नहीं लगेंगी। तो उससे उनके दोहरा लाभ होगा। एक तो ये सब हानियों से बच जाएंगे, दूसरा जो मैक्सिमम डिमांड की पेनल्टी उनको लग जाती, वो पेनल्टी भी नहीं लगेगी। जो ट्रांसफॉर्मर्स और जो अल्टरनेटर्स हैं, उनकी किलोवाट क्षमता बढ़ जाती है। यानी KVA MVA रेटिंग इसकी होती है, लेकिन उससे कितने किलोवाट लोड दिया जा सकता है, वो किलोवाट क्षमता किसी भी ट्रांसफॉर्मर की, किसी अल्टरनेटर की बहुत आसानी से हम बढ़ा सकते हैं यदि हम सिर्फ पावर फैक्टर को मेंटेन करें। सिर्फ एक चीज़ से इतने सारे लाभ इसमें होते हैं, तो निश्चित रूप से फिर इसका सभी को संधारण करना चाहिए और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो अल्टरनेटर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इनकी KVA रेटिंग, इनकी जो किलोवाट रेटिंग है, वो किलोवाट रेटिंग बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स की भी किलोवाट रेटिंग में वृद्धि होती है। किलोवाट रेटिंग में वृद्धि होने का कारण यह है कि जब हम किलोवाट, ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं, इनकी क्षमता KVA या MVA में दी जाती है। तो यदि हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे तो हम ज़्यादा किलोवाट शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे संचरित कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो चालक हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनकी किलोवाट क्षमता बढ़ जाती है। किलोवाट क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो उससे जो कंडक्टर का साइज़ है, वो साइज़ भी हम कम कर सकते हैं। जो डिज़ाइन के समय ही जो कंडक्टर का साइज़ है वो हम कम कर सकते हैं। उससे सपोर्ट सिस्टम, उसका कंडक्टर का जब हम साइज़ कम करेंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। कंडक्टर का वेट कम होने से जो सपोर्ट लगाए हैं, जो पोल्स लगाए हैं या टावर्स लगाए हैं, उन टावर्स के ऊपर पड़ने वाला भार कम हो जाएगा। तो उसके स्ट्रक्चर को हम उसी प्रकार से डिज़ाइन, कम भार के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसकी क्रॉस आर्म्स के ऊपर भी कम भार पड़ेगा, तो क्रॉस आर्म्स को भी कम भार के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके इंसुलेटर्स के ऊपर भी भार कम पड़ेगा, तो उसके इंसुलेटर्स की डिज़ाइन भी उसी हिसाब से होगी। तो ये एक बहुत ही, इसके साथ साथ यदि मान लीजिए भार कम होता है तो उससे, भार कम होने से सैग का मान भी कम हो जाएगा। तो फलतः जो सपोर्ट सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। बीच की दूरी बढ़ाने से लाभ ये होगा कि अब हमें कम
स्ट्रक्चर्स लगाने पड़ेंगे, कम क्रॉस आर्म्स लगानी पड़ेंगी, कम इंसुलेटर्स लगाने पड़ेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा कमी इससे आ जाएगी। अब जब हमने ये पढ़ा कि मशीन्स में, ट्रांसमिशन लाइंस में, ट्रांसफॉर्मर्स में, अल्टरनेटर्स में, सभी में जब लॉसेस कम हो रहे हैं, जो भार लॉसेस हैं, जो वो सब लॉसेस I²R लॉसेस जो कम होते हैं, तो वो उनके लॉसेस के कम होने के कारण उसकी इफ़िशियंसी, जो भी मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम अल्टरनेटर हो, ट्रांसफॉर्मर हो, इंडक्शन मोटर्स हो, या इवन ट्रांसमिशन लाइन्स हो, उन सभी की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि इफ़िशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, या इसको लिख सकते हैं आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। अब लॉसेस कम हो रहे हैं, तो लॉसेस कम होने से स्वाभाविक रूप से इसकी दक्षता में वृद्धि होगी, तो ओवरऑल सिस्टम की दक्षता बढ़ जाएगी, सिस्टम की इफ़िशियंसी में सुधार होगा यदि हम सिर्फ शक्ति गुणांक में सुधार करें। तो एक बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि जब भी हम शक्ति गुणांक बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी दक्षता भी बढ़ जाती है। अब ये जब दक्षता बढ़ जाएगी तो जो इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है, बिजली की जो टोटल कॉस्ट है प्रति यूनिट, क्योंकि अब लॉसेस कम होने लगे, इफ़िशियंसी बढ़ गई, तो इसके कारण क्या होगा कि प्रति यूनिट कॉस्ट जो आ रही है वो प्रति यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। जब प्रति यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी तो सभी उपभोक्ताओं को, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हों या कृषक उपभोक्ता हों या वाणिज्यिक उपभोक्ता हों या औद्योगिक उपभोक्ता हों, किसी भी प्रकार के उपभोक्ता हों, उनके जो बिजली के बिल्स हैं वो बिल स्वाभाविक रूप से कम हो जाएंगे। क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जनरेशन, जो टोटल कॉस्ट आती है, वो टोटल कॉस्ट ही कम हो जाएगी। टोटल कॉस्ट इसलिए कम होगी कि पूरे सिस्टम की हमने पावर फैक्टर मेंटेन करने से इफ़िशियंसी को बढ़ा दिया है। तो ये बहुत बड़ा लाभ होता है, जब भी हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी में वृद्धि होती है, और इफ़िशियंसी में वृद्धि होने के कारण उसकी ओवरऑल कॉस्ट में कमी आती है। ओवरऑल कॉस्ट में कमी आने से, जैसे मैंने आपको बताया, जब कॉस्ट में कमी आ गई तो डिस्कॉम्स इसका लाभ जब उपभोक्ताओं को देती है तो उपभोक्ताओं के बिल की रेट में, प्रति यूनिट रेट में काफ़ी कमी आ जाती है। तो उनको एक तरह से दोहरा लाभ हो रहा है, एक तो प्रति यूनिट रेट ही कम हो गया, उनके इंसेंटिव भी मिलने लगा, और उसके साथ साथ उनके लॉसेस भी कम हो गए। तो एक उपभोक्ता को कई मैनीफोल्ड बेनिफिट्स जिसको कहते हैं, उस तरह के लाभ उसको मिलने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होता है। इसके साथ साथ जो रेगुलेशन है, यानी रेगुलेशन का मतलब ये है कि जब भार बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि वोल्टेज का ड्रॉप भी बढ़ता जाता है। यानी नो लोड के ऊपर जितना वोल्टेज कहीं भी रिसीविंग एंड पे पहुंच रहा है, और फुल लोड के जैसे जैसे उसमें भार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। कारण उसका ये है कि जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे लाइन में बहने वाली धारा भी बढ़ती जाएगी। तो धारा बढ़ती जाएगी तो धारा I/Z, ये उसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यदि शक्ति गुणांक ही बढ़ गया, यदि उसका पावर फैक्टर ही इम्प्रूव हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो करंट का मान है वो ही कम हो गया। जो हमने शुरू में ही इसको देखा था कि करंट का मान ही कम हो गया। करंट का मान कम होने से जो I/Z का मान भी कम हो जाएगा। तो I/Z का मान कम हुआ, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीविंग एंड के ऊपर नो लोड वोल्टेज वो तो लगभग पूरा आता है, क्योंकि उस समय तो करंट बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम लोड बढ़ाते जाएं और पूरा लोड का वोल्टेज भी दें तो वो उसका मान भी कम होगा, क्योंकि अब करंट का मान, जो लोड करंट है उसका मान ही पावर फैक्टर बढ़ने के कारण कम हो गया। तो फलतः जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आता है। बहुत सारी जगह पे जो इस तरह की समस्या आती है
कि रिसीविंग एंड के ऊपर वोल्टेज कम मिल रहा है, तो वो समस्या का समाधान इससे आसानी से हो सकता है यदि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें। तो आज हमने एडवांटेज, जो लाभ हैं पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के, उनको पढ़ा। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि शक्ति गुणांक को प्रैक्टिकली हम किस किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।